जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना प्यारा इंजीनियर सतीश सर। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। आज देखेंगे अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स ऑफ व्यू। इसको सिंगुलर में मैट्रिक्स कहते हैं और प्लूरल में मैट्रिसेस कहते हैं। अब देखते हैं कि 12th बोर्ड में इससे कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो 12th बोर्ड में इससे आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा और अभी आपका डबल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी आपका 12 नंबर का रहेगा। अलजेब्रा में मात्र 2 टॉपिक पढ़ना है, एक मैट्रिसेस पढ़ना है, दूसरा डिटरमिनेंट पढ़ना है। तो डिटरमिनेंट से 4 नंबर का यानी 4 दूनी 8, दोनों मिलाकर के 10 नंबर होता है, लेकिन 10 दूनी 20 यानी आपका ये आव्यूह में 12 में 12 आ जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए। अपने आव्यूह यानी मैट्रिसेस में मेन 2 चीजें होती हैं, रो और कॉलम। रो मतलब पंक्ति होता है और कॉलम मतलब होता है स्तंभ। अब देखते हैं रो क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। आव्यूह में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है पंक्ति और दूसरा होता है स्तंभ। पहले हम देखते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको खड़ी लाइन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ी रेखा। अब इसमें ये आपका 1 लाइन है, ये 2 लाइन है और ये 3 लाइन है और ये 4 लाइन है। तो क्या हो जाएगा हमारा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा कॉलम हो जाएगा, चौथा कॉलम हो जाएगा। इसको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं बच्चों? कॉलम। कॉलम को कहते हैं स्तंभ। तो इसमें पहला कॉलम, पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरा कॉलम, दूसरा स्तंभ हो जाएगा, तीसरा कॉलम, तीसरा स्तंभ हो जाएगा, चौथा कॉलम, चौथा स्तंभ हो जाएगा। और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा या इसको पड़ी रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पड़ी रेखा। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 1 है तो पंक्ति की संख्या 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है 3 है। इसको बोलते हैं क्या? R1, R2, R3, R4। यानी ये हो जाएगा हमारा रो। क्या हो जाएगा? रो। रो का मतलब होता है पंक्ति। और ये हो जाएगा हमारा कॉलम। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। अब सवाल ये उठता है, अगर ये 2, 3, 4 दिया हुआ है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? 1 है, यानी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा 1 है। या तो इसके सभी अवयव को बिग ब्रैकेट के अंदर में या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। अगर इसमें 4, 6, 8, 9 दिया हुआ है या आपका 4, 6, 8, 9 दिया हुआ है, तो इसमें आपका पंक्ति की संख्या 1 हो जाएगा। इसके अवयव को नहीं काउंट करना है, इसके लाइन को काउंट करना है। अगर 1 लाइन है तो 1 पंक्ति हो जाएगा, 2 लाइन रहेगा तो 2 पंक्ति हो जाएगा। इसमें पंक्ति की संख्या क्या हो जाएगा? पंक्ति की संख्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 2 और 0 दिया हुआ है। अगर इसमें भी पंक्ति की बात करता हूं तो ये हमारा पहला और ये दूसरा। इसमें हो जाएगा पंक्ति की संख्या बराबर 2। इसमें पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसमें कॉलम की बात करता हूं, स्तंभ की बात करता हूं, स्तंभ की संख्या हो जाएगा 4। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर रो भी ज्यादा हो और कॉलम भी ज्यादा होगा तब क्या होगा? जैसे इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 है, 6 है। अब इसमें पंक्ति की संख्या कितना है और स्तंभ की संख्या कितना है? इसमें देखते हैं पंक्ति पहला,
ये पंक्ति दूसरा, और ये कॉलम पहला, ये कॉलम दूसरा, ये कॉलम तीसरा, यानी पंक्ति की संख्या हो जाएगा इसमें की संख्या बराबर 2, इसमें हो जाएगा स्तंभ की संख्या बराबर हो जाएगा 3। अब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या से ही कोटि बनता है। तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की कोटि। अब आव्यूह कहते किसको हैं? आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहते किसको हैं? तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार कर्म विन्यास है, कर्म विन्यास है। इसके सभी संख्याओं और फलनों को आव्यूह का अवयव कहते हैं तथा इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर A, B, C से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सूचित करते हैं तथा इसके सभी अवयवों को बिग ब्रैकेट के अंदर या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब आव्यूह समझना है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार कर्म विन्यास है। इसके सभी संख्याओं और फलनों को आव्यूह का अवयव कहते हैं तथा इसे कैपिटल लेटर A, B, C से सूचित करते हैं तथा इसके सभी अवयवों को बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। अब समझना है A बराबर दिया हुआ है 4, 6, 2, 9। अब B बराबर दिया हुआ है 7, 4, 1, 0, 8, 6 दिया हुआ है। इसमें पंक्ति की संख्या अगर बात करता हूं, पंक्ति की संख्या बराबर 2 हो जाएगा। स्तंभ की संख्या बराबर 2 हो जाएगा। इसमें पंक्ति की संख्या बराबर 2 हो जाएगा। स्तंभ की संख्या बराबर 3 हो जाएगा। एक पंक्ति, दो पंक्ति, स्तंभ 1, 2, 3। अब तीसरा में देखते हैं। 4, 6, 1, 9, 7, 6, 1, 2, 5। अब इसमें पंक्ति की संख्या बराबर 3 है। 1, 2, 3। अब यहां से स्तंभ की संख्या बराबर 3 है। 1, 2, 3। अब इसके आगे देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या, इंटू करके नहीं लिखना है। अगर इसमें स्तंभ निकालना रहेगा, पंक्ति की संख्या कितना है हमारा? 3 है। स्तंभ की संख्या 3 है। ये आपका 3 गुने 3 लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या? 3/3। इसमें अगर स्तंभ निकालना रहेगा 1, 2, ये हो जाएगा 2,
और 1 2 3, 2 गुने 3, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या 2/3। इसका हो जाएगा कोटि 2/2। अब इसको डिटेल्स में देखते हैं। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। अब आव्यूह की कोटि होता क्या है, यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो कोटि m/n होगा तथा इसे m/n पढ़ते हैं। अब यहां देखना है 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं इसका कोटि की बात करता हूं तो 1 2 पंक्ति है, 2/3 हो जाएगा। दूसरा मैं देखता हूं अगर 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, सिर्फ इसी का निकालना है। एक पंक्ति है, इसका कोटि हो जाएगा 1/2, 1/2। तीसरा देखता हूं अगर 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इसका कोटि हो जाएगा बच्चों, इसका कोटि की बात करता हूं, कोटि हो जाएगा 1/3, 1/3। अगर चौथा नंबर करता हूं 4 6 7 1 5 7, अगर इसका मैं बात करता हूं, इसका कोटि हो जाएगा 1 2 यानी 2/3 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका पंक्ति, स्तंभ और कोटि क्लियर हो गया होगा। तो 3 गो मैं आपको देता हूं होमवर्क, उसको बनाना है 4 6 7 1 2 3 1 5 7, इसका कोटि बताना है। नंबर 2 2 5 7 2 6 5 3 1 9 4 1 7। अब तीसरा देता हूं 1 3 4 2 3 4 दिया हुआ है। अब इसका कोटि कितना हो जाएगा बच्चों, इसका कोटि अगर पंक्ति देखते हैं तो 3 वो दिया हुआ है, तो इसका कोटि हो जाएगा 3/3। इसका कोटि हो जाएगा 3/3। अगर इसका मैं बात करता हूं, इसका कोटि 1 2 3 4, इसका कोटि हो जाएगा 3/4। अगर 1 2 3 4, इसका मैं कोटि बात करता हूं, इसका भी कोटि हो जाएगा क्या, हमारा कोटि हो जाएगा 3/4। तो अब इसका आगे डिटेल्स देखते हैं। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार पहला आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। अब आराम से समझना है, स्तंभ जिस आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ होगा उससे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। जिस आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ हो उससे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब A बराबर हो जाएगा, जिससे 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसको स्तंभ आव्यूह कहेंगे। सिर्फ एक ही स्तंभ दिया हुआ है। दूसरा में मैं बात करता हूं 2 3 4,
इसमें भी स्तंभ एक ही है तो एक ही हो जाएगा। और तीसरा मैं बात करता हूं 4 7 8 5, इसमें भी सिर्फ एक ही स्तंभ है तो पंक्ति आपका 4 हो 5 हो तो उससे मतलब नहीं है, जिसका नाम आएगा वो एक होना चाहिए। दूसरा कॉलम हो गया पहला, दूसरा हो जाएगा रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह। अब जिस आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति होगा उससे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। जिस आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब ए बराबर आपका 2 6 7, इसमें आपका सिर्फ एक पंक्ति दिया हुआ है, दूसरा में अगर 2 7 दिया हुआ है, इसमें सिर्फ आपका एक पंक्ति दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारा पंक्ति आव्यूह। तीसरा में 4 6 7 8, इसमें भी हमारा सिर्फ एक पंक्ति दिया हुआ है तो पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। तीसरा में स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी का वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब ए बराबर 4 6 7 8, इसमें दो पंक्ति है और स्तंभ भी दो है, यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है तो ये हमारा वर्ग आव्यूह हो जाएगा। दूसरा में देखते हैं 2 3 6 7 8 9 4 1 0, इसमें भी हमारा पंक्ति की संख्या 3 और स्तंभ की संख्या 3 है तो ये भी हमारा वर्ग आव्यूह हो जाएगा, वर्ग आव्यूह। और कोटि की बात करता हूं तो इसका कोटि हो जाएगा 3/3, इसका कोटि हो जाएगा 3/3 और इसमें इसका भी हो जाएगा ये वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह होने के लिए पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए। और मैं इसका कोटि की बात करता हूं तो कोटि हो जाएगा इसका 2/2, इसका कोटि हो जाएगा 2/2। चौथा हो जाएगा विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। यदि वर्ग आव्यूह में विकर्ण अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब इसमें समझना है, एक समझना है विकर्ण अवयव क्या होता है। अब यहाँ 2 0 0 6 दिया हुआ है तो अपर राइट डायगोनल से लोअर राइट डायगोनल को विकर्ण अवयव कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा विकर्ण अवयव। क्या हो जाएगा ये
विकर्ण अवयव। अब इसको छोड़ करके अन्य सभी 0 हो जाएगा, यानी 2 और 6 को छोड़ करके अन्य सभी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा विकर्ण अवयव। नंबर दूसरा में अगर b बराबर दिया हुआ है 2 0 0 0 5 0 0 0 7, इसमें विकर्ण की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा 2 5 7, ये हो जाएगा हमारा विकर्ण अवयव। क्या हो जाएगा विकर्ण अवयव। तो इसको छोड़ करके अन्य सभी हमारा शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 5 7 को छोड़कर शून्य है, तो ये हमारा हो जाएगा विकर्ण अवयव हो जाएगा। तो ये 2 5 7 को छोड़कर सब शून्य है। अगर मैं इसका कोटि की बात करता हूँ, इसका कोटि की बात करता हूँ तो 2/2 हो जाएगा। इसका मैं कोटि की बात करता हूँ तो 3/3 हो जाएगा। तो विकर्ण अवयव को छोड़कर किसी वर्ग अवयव मतलब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए। यदि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है और विकर्ण अवयव को छोड़ करके अन्य सभी अवयव शून्य है, तो हो जाएगा हमारा विकर्ण अवयव। पांचवा है अदिश अवयव। क्या है अदिश अवयव। अदिश अवयव इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। यदि विकर्ण अवयव के सभी विकर्ण अवयव समान हो तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं अदिश अवयव कहते हैं। और इसको ऐसे भी बता सकते हैं, यदि किसी वर्ग अवयव के विकर्ण अवयव सभी बराबर हो तथा अन्य सभी शून्य हो, तब उसे हम अदिश अवयव कहते हैं। अब यहां से a की बात करता हूं, ये हमारा 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये हमारा विकर्ण अवयव बराबर है, ये हो जाएगा हमारा अदिश अवयव। अदिश अवयव के साथ साथ ये विकर्ण अवयव भी होगा, ये हो जाएगा हमारा अदिश अवयव। क्या हो जाएगा अदिश अवयव। ये हमारा विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव हमारा क्या हो जाएगा शून्य बराबर होना चाहिए, ये हो जाएगा हमारा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव ठीक है। अब इसका मैं कोटि की बात करता हूं, इसका कोटि कितना हो जाएगा 2/2। इसका कोटि कितना हो जाएगा 2/2। अब दूसरी की मैं बात करता हूं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये b बराबर, ये जरूरी नहीं है कि 2 ही होना चाहिए, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, यानी 0 के अलावे कुछ भी, लेकिन ये समान होना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा अदिश अवयव। और ये हमारा क्या हो जाएगा अदिश अवयव। और इसकी कोटि की मैं बात करता हूं तो कोटि हो जाएगा हमारा 3/3। 3/3 क्या हो जाएगा, पंक्ति दिया हुआ है 3 1 2 3 और स्तंभ दिया हुआ है 1 2 3, तो 3 दिया हुआ है। ये हमारा अदिश अवयव भी है और वर्ग अवयव भी है। उसके बाद कोटि इसका 3/3 है। नंबर 6 में आता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसको कहते किसको हैं, जिस अवयव का विकर्ण अवयव 1 हो, जिस अवयव का विकर्ण अवयव 1 हो उसे हम तत्समक या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव हमारा 1 है।
अब नंबर 2 देखते हैं इसी का, ये नंबर 1 है। अब ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका विकर्ण अवयव देखते हैं। विकर्ण अवयव हमारा 1 है, ये आपका विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। अब तत्समक अवयव जिस वर्ग अवयव का सभी विकर्ण अवयव, सभी विकर्ण अवयव एक हो तथा अन्य सभी शून्य हो तो उसे तत्समक अवयव कहते हैं। तथा इसे IN से सूचित करते हैं। अब ये IN क्या है इसको समझना है। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं IN के बदले 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हमारा 2/2 है, यानी कोटि हमारा 2/2 है। क्योंकि ये हमारा वर्ग अवयव भी है, वर्ग अवयव में पंक्ति संख्या स्तंभ की संख्या बराबर होगा। इसको अगर B बराबर लिखें, इसको हम I3 लिखेंगे। I3 का मतलब हो गया पंक्ति संख्या 3 और स्तंभ की संख्या 3 हो जाएगा। ये हमारा तत्समक अवयव के साथ साथ वर्ग अवयव भी है और विकर्ण अवयव भी है। इसका कोटि हो जाएगा हमारा 2/2 और इसका कोटि हो जाएगा 3/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव। ये क्या हो जाएगा हमारा तत्समक अवयव। अब समझना है फिर से एक बार, तत्समक अवयव यानी आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें वर्ग अवयव होना कंपलसरी है। वर्ग अवयव के साथ साथ विकर्ण अवयव सभी एक हो और अन्य सभी शून्य हो, दिए हमारा हो जाएगा तत्समक अवयव। शून्य अवयव क्या हो जाएगा, शून्य अवयव या इसको जीरो मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। जिस अवयव में सभी अवयव शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य अवयव कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 0। समझना है बढ़िया से, 0 0। इसमें अवयव की संख्या, इसमें पंक्ति व स्तंभ बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नंबर 2 में 0 0 0 0 0 0, ये हमारा हो जाएगा शून्य अवयव। और इसका 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी हमारा हो जाएगा शून्य अवयव। अगर मैं कोटि की बात करता हूं, इसका कोटि हो जाएगा 2/2। इसका मैं कोटि की बात करता हूं, इसका कोटि हो जाएगा हमारा 2/3। 1 2, इधर कितना है, 3 है। इसका कोटि क्या आ जाएगा बच्चों, इसका कोटि हो जाएगा आपका 3/3। आप सिर्फ वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इसमें हर तरह क्वेश्चन कराया जाएगा कि अवयव से आप जो है 6 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन अभी डबल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो टोटल 12 नंबर का, यानी 12 में 12 आपका होगा, आपका। अब आगे देखेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स।
अवयवों का आव्यूह में स्थान, अवयवों का आव्यूह में स्थान। अब इसको आराम से समझना है। सबसे पहले ये हमारा A11, A12, A13, A14, A आपका 21, A आपका 22, A आपका 23, A आपका 24, A आपका 31, A आपका 32, A आपका 33, A आपका 34, A आपका 341, A आपका 42, A आपका 43, A आपका 44। ये आपको समझना है क्या? अगर आपका यहां से लिखा हुआ है पहला कोई भी AIJ, ये आपको पहले पंक्ति बताता है। क्या बताता है? पंक्ति बताता है। और दूसरा ये आपका स्तंभ बताता है। क्या बताता है? स्तंभ। अगर कहीं पे लिखा हुआ है आपका A14 लिखा हुआ है तो इसमें पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभ की संख्या 4 में जो है ये पहला पंक्ति हो जाएगा। अब यहां जैसे AIJ लिखा हुआ है, अभी मैं A14 की बात कर रहा हूं। इसमें पंक्ति की संख्या 1 है, पहला पंक्ति है, और ये स्तंभ की संख्या 4 है। और इसको लिख सकते हैं हमारा पहला पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो इसमें ये पहला पंक्ति हो जाएगा और चौथा स्तंभ ये हो जाएगा। अब दोनों के कॉमन में हमारा A14 है, तो यही हमारा हो जाएगा A14, मतलब पहला पंक्ति चौथा स्तंभ हो जाएगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है हमारा A32, इसका मतलब हो जाएगा ये तीसरा पंक्ति। क्या हो जाएगा? तीसरा पंक्ति हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्तंभ हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा पंक्ति, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पंक्ति और स्तंभ हो जाएगा दूसरा, ये स्तंभ दूसरा हो जाएगा। यानी दोनों जो कॉमन आ गया ये वाला, इसमें कॉमन आ गया हमारा ये वाला, तो बहुत ही आसान है। अब यहां से सभी संभव कोटि, सभी संभव कोटि क्या होता है? ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें अवयवों की संख्या दिया हुआ रहेगा, उसको दो भाग में जितने तरह से हम बांट सकते हैं उतने ही पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, उसका यानी कोटि हो जाएगा। अगर आपका 12 दिया हुआ है तो 12 को सिर्फ दो भाग में कितने तरह से बांट सकते हैं, इसको समझना है। 12 को हम लिख सकते हैं क्या? 1 गुना 12, 12 गुना 1, अब 2 गुना 6 और 6 गुना 2, अब से 3 गुने 4 और 4 गुने 3। इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो सभी 12 अवयव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये 12 अवयव दिया हुआ है। तो संभव आप कोटि क्या हो जाएगा? संभव कोटि हो जाएगा हमारा 6। अगर इसी तरह से हमारा 15 दिया हुआ है अवयव, 15 अवयव दिया हुआ है, तब इसका क्या हो जाएगा? इसको हम दो भाग में बांटना है। 1 गुना 15 लिख सकते हैं, 15 गुना 1। अब यहाँ पे 5 गुना या 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 गुना 3 लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो संभव कोटि क्या हो जाएगा? संभव कोटि हो जाएगा हमारा 4। क्या हो जाएगा? संभव कोटि कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर ये हमारा 18 दिया हुआ है अवयव, 18 जो दिया हुआ, इसका संभव कोटि क्या हो जाएगा? इसको हम जो है 1 गुने 18 या 18 गुना 1। अब यहां से 2 गुने 9, 9 गुने 2, 3 गुने 6 और 6 गुना 3। इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं इसको? 18 को इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो संभव कोटि क्या हो जाएगा? संभव कोटि हो जाएगा 6, 3 और 3 6। अब सवाल ये है कि हम सिर्फ इसको दो भाग में क्यों बांटते हैं? कोटि निकालने के लिए हमें सिर्फ दो चीज ही पता होना चाहिए, स्तंभ और पंक्ति, यानी पंक्ति और स्तंभ।
तो पहला जो बता रहा है ये पंक्ति संख्या होगा और ये दूसरा जो बता रहा है स्तंभ की संख्या होगा। तब ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सभी संभव कोटि हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं 5 की, अगर 5 अवयव दिया हुआ है इसका सभी संभव कोटि क्या होगा। 5 अवयव दिया हुआ है सभी संभव कोटि, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, 1 गुने 5 और 5 गुने 1, यानी संभव कोटि बराबर 2। संभव कोटि बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो बच्चे कमेंट्स में बताना है, मैं 2 को होमवर्क में दे रहा हूं, इसका सभी संभव कोटि कितना होगा। अगर दिया हुआ है 11, दूसरा दिया हुआ है 21। अगर 11 अवयव है और दूसरे में 21 अवयव है तो सभी संभव कोटि क्या होगा, इसका जरूर आंसर कमेंट्स में दें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को फायदा हो। इसके अगला है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की समानता। अब दो अवयव समान होगा कब, जब दोनों का कोटि बराबर होगा और दोनों का संगत अवयव बराबर होगा। अगर एग्जांपल लेता हूं मैं, पहला का ए बराबर दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 और बी बराबर दिया हुआ है x, y, z और w। अब ए और बी बराबर कब होगा, जब दोनों का कोटि बराबर होगा। तो कोटि इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है। और दोनों का संगत अवयव बराबर होगा। संगत अवयव का मतलब होता है इसमें 2 है तो यहाँ भी 2 रहना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 रहना चाहिए, ये 4 है तो यहाँ भी 4 रहना चाहिए, ये 5 है तो यहाँ भी 5 रहना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा, x का मान हमें 2 होना चाहिए, x का मान हमें 2 होना चाहिए और y बराबर 3 होना चाहिए और z बराबर 4 होना चाहिए और उसके बाद w बराबर 5 होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो दोनों अवयव समान होगा। तो यहाँ लिखना है, पहला में दो अवयव समान होगा यदि दोनों का, नंबर 1, दोनों का कोटि समान हो। दूसरा, दोनों का संगत अवयव समान हो। तो इसमें दोनों का कोटि बराबर है और दोनों का संगत अवयव बराबर होगा तब होगा। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है आपका इसी का, a बराबर x प्लस 1, उसके बाद 2 दिया हुआ है, यहाँ पे y प्लस 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और b बराबर दिया हुआ है 3, 4, 1 और 7। अब कहता है कि a और b बराबर हो। यदि a बराबर b हो तो x और y का मान क्या होगा। इसमें कहता है यदि a बराबर b हो तो x और y का मान क्या होगा। तो समझना है, कंपेयर कर लेना है। x प्लस 1 बराबर 3, यानी x प्लस 1 के जगह 3 है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, हमें 2 हो जाएगा। दूसरा, y प्लस 2 बराबर 1 है, y प्लस 2 बराबर 1 है, तो y बराबर -1। -1 किससे होगा, ये 2 उधर चल जाएगा तो 1 - 2। यदि x बराबर 2 होगा और y बराबर -1 होगा तब दोनों अवयव समान होगा। यदि
x प्लस 1 y माइनस 1, ये 5 है, 7 है, बराबर दिया हुआ है x 3 7, उसके बाद 5 7, इतना बराबर इतना है। तो x बराबर वाट, y बराबर वाट, तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है इतना बराबर इतना, तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, जस्ट कंपेयर कर लेना है। इसके जगह पे क्या है, x प्लस 1 के जगह पे 3 है, इसलिए x बराबर 2, y माइनस 1 बराबर 7 है, तो y बराबर 8। यदि x बराबर 2 और y बराबर 8 होगा तब दोनों समान होगा। नंबर 8। नंबर 2 दिया हुआ है x प्लस 2 y प्लस 3 z माइनस 1 और ये 5 बराबर ये 5 7, उसके बाद 8 और ये 5, इतना बराबर इतना है। तो x का मान क्या होगा, x का कंपेयर कर लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 5, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 3। दूसरा y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा कितना, y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर 4 हो जाएगा। उसके बाद z माइनस 1 बराबर 8, तो z बराबर 9। यदि x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 9 होगा तब ये हमारा क्या होगा, समान होगा। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट्स में जरूर दें। यहाँ से x y z माइनस 1 और 0 यहाँ दिया हुआ है 5 6, उसके बाद 3, उसके बाद 0। तो इसमें x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, z बराबर क्या होगा, फिर से समझ लें इसको। x y z माइनस 1 0 5 6 3 और 0 दिया हुआ है इतना बराबर इतना, तो x y और z का मान क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। और अगला वीडियो इससे आगे कंटिन्यू होगा, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें कि और लोगों को भी फायदा हो।